चलिए, लास्ट सेशन में हम ये कंप्लीट कर चुके थे 14 पॉइंट, जिसको हमने समझा था आई से वी, है ना। और जो मैंने आपको एक वीडियो कहा था और हमने कल वीडियो भी देखा था, है ना, तो उसमें हमने ये समझा भी था आई से वी क्या है, राइट। यहाँ पर हम अब आ गए हैं, नया टॉपिक है टेलर, ये एस का जो ऊपर लगेगा, है ना, टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो एक और टेलर साहब थे, है ना। अब ये टेलर साहब अपने वाले टेलर साहब नहीं है, ये सरनेम है टेलर, है ना। तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने भी, ये मैकेनिकल इंजीनियर थे, ध्यान रखना, ये मैकेनिकल इंजीनियर थे। इन्होंने एक्चुअल में अपने जीवन में मैनेजमेंट का काम करा, ठीक। और एज अ मैनेजर रहते हुए इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे। देखो साइंस में आप ध्यान रखो, साइंस में कोई चीज आती है तो कैसी होती है, एक्सपेरिमेंट बेसिस होती है, ठीक है ना। एक्सपीरियंस प्लस एक्सपेरिमेंट, मतलब आप उसका प्रयोग कर करके देखते हो, हर जगह उसको लागू करके देखते हो, वो एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं। बात समझ में आई। तो टेलर साहब ने भी ऐसा ही करा था, ठीक। उन्होंने अपने जीवन में जो चीजें अनुभव करी, एक्सपीरियंस करा, उसका फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा और फिर उसको बताया कि आपको ऐसा करना चाहिए। इसलिए इनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या कहलाएंगे बेटा, साइंटिफिक कहलाएंगे, ठीक है। चलिए हम डायरेक्ट ये इनका इंट्रोडक्शन रीड कर लेना, इसमें से एक आधा ऑब्जेक्टिव बनता है, इसलिए रीड कर लेना, ठीक है। इस पे समझाने लायक कुछ नहीं है, रीडिंग है, इसलिए मैं बात नहीं करूंगा इस पे। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस अप्लाइंग द स्टैंडर्डाइज्ड मेथड। सर स्टैंडर्डाइज मतलब कल के वीडियो में हमने देखा था। देखो बेटा, किसी भी काम को, जैसे मान लो आपने किसी एम्प्लॉय को बोला कि आज तूने कम काम करा है, ये कैसे डिसाइड होगा कि उसने कम काम करा, क्योंकि आपने ये तय कर रखा होगा कि भैया एक दिन में आपको इतना काम करना है। ये जो आपने तय कर रखा है ना, इसी को क्या बोलेंगे, स्टैंडर्डाइज। जो चीज फिक्स कर देते हो, हर चीज को आप क्या करते हो, फिक्स करते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइज करना, ठीक है ना। हमने जैसे पापड़ का वो वीडियो देखा था, तो उसमें उसका साइज भी क्या है, स्टैंडर्डाइज है। अपन ने उसमें देखा था 11 किलो के वो बेचेस बनाता है, 11-11 किलो के आटे का बेच बनता है, वो एक स्टैंडर्डाइज है कि बेच कितने का बनेगा, 11 किलो का बनेगा। यदि 11 किलो से कम बना तो हम बोलेंगे, तभी तो हम उसको पकड़ पाएंगे ना कि काम गलत हुआ है। यदि स्टैंडर्डाइज नहीं करेंगे तो हम कोई चीज को चेक ही नहीं कर सकेंगे कि वो सही है या गलत। क्लियर। तो स्टैंडर्डाइज मेथड एंड टूल्स, साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलता है कि आप अप्लाई करो किसको, स्टैंडर्डाइज मेथड, मतलब मेथड भी क्या कर दो, उसको स्टैंडर्डाइज कर दो, मतलब कि उसको फिक्स कर दो कि काम कैसे होगा। सपोज करो अपन एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोगों की एक फैक्ट्री है कपड़ों वाली, कपड़े बनाने का काम। तो सबसे पहले क्या होगा, रॉ मटेरियल गोडाउन से निकलकर फैक्ट्री जहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहां पर आएगा, वहां से उसकी कटिंग होगी, कटिंग होके फिर वो सिलाई मशीन तक आएगा, सिलाई मशीन से फिर वो सिलने के बाद में वो क्या होगा, पैकिंग होगी, पैकिंग के बाद में वो फिनिश गुड्स के रूप में स्टोर होगा, हाँ है ना। ये क्या हो गई, प्रोसेस हो गई पूरी। तो इसको भी क्या कर दिया कि ऐसा ऐसा होगा, मतलब उसमें भी डिसाइड कर दिया है इतनी देर में कपड़ा यहाँ से यहाँ निकल जाना चाहिए, इतनी देर में वो टी शर्ट के रूप में कन्वर्ट होके इधर आ जाना चाहिए। क्लियर। इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज्ड मेथड एंड टूल्स टू इंक्रीज द आउटपुट। भाई टूल्स का ऐसा प्रयोग करना जिससे आपका क्या हो, आउटपुट इंक्रीज हो। सर आउटपुट का मतलब, आउटपुट का मतलब प्रोडक्शन, आप जितनी यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट। एक दिन में हमने 100 टी शर्ट बनाए तो हम बोलेंगे हमारा आउटपुट है 100 यूनिट्स का। क्लियर। तो आउटपुट हमेशा ध्यान रखना आगे। इट्स क्वालिटी एंड टू रिड्यूस कॉस्ट एंड वेस्टेज। इसका जो एम है वो ये है, इंक्रीज क्या करना है, क्वालिटी, और रिड्यूस क्या करना है, ये सेंटेंस कंप्लीट था बेटा, है ना। इंक्रीज क्या करना है, आउटपुट और उसकी क्वालिटी, और रिड्यूस करना है कॉस्ट और वेस्टेज। जब आप ऐसा काम करोगे जिससे आपका आउटपुट इंक्रीज हो, क्वालिटी क्या हो, इंक्रीज हो, ठीक, और
कॉस्ट डिक्रीज हो, है ना, वेस्टेज डिक्रीज हो, तब ये तरीका क्या होगा, साइंटिफिक तरीका होगा। बात समझ में आई? ठीक है। इट इज द सिस्टमेटिक एंड थॉटफुल अप्रोच, है ना, व्यवस्थित है, थॉटफुल है, लॉजिकल है। इन द अदर वर्ड ऑफ टेलर, टेलर के यदि हम शब्दों में समझे, साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली, अंडरलाइन करा हुआ है ना, ध्यान देना, व्हाट यू वांट मेन टू डू, आप क्या लोगों से करवाना चाहते हैं, एंड सीइंग, और देखना कि दैट दे डू इट, और वो काम कर रहे हैं इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। क्लियर? ये सेंटेंस आ जाएगा और बोल देंगे कि किसने कहा था, तो हम कहेंगे टेलर ने। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट को रिफर करता है। समझ में आ रही बात? क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट? यदि सिंपल भाषा में कहो तो आउटपुट को इंक्रीज करना है, क्वालिटी को इंक्रीज करना है, रिड्यूस करना है कॉस्ट और वेस्टेज। क्लियर? पर यदि टेलर साहब की भाषा में देखें तो वो ये कहते हैं कि भैया साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है कि आप लोगों से क्या चाहते हैं और सेम उनसे जो आप करवाना चाहते हैं वो वही करें, और सबसे बेहतर तरीके से और सस्ते तरीके से। ये क्या हो जाएगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक। अब क्योंकि भाई साहब डेफिनेशन से तो हमको समझ में नहीं आया, मतलब मान लो टेलर साहब ने किसी को बोला कि अरे यार हम साइंटिफिक मैनेजमेंट करने के लिए क्या करें, तो उन्होंने डेफिनेशन दे दी कि ऐसा कर लो। व्यक्ति को समझ में नहीं आया कि करें कैसे, तो उन्होंने बोला एक काम करो, हम जो आपको प्रिंसिपल्स बना के दे रहे हैं आप इनका फॉलो करोगे तो आप साइंटिफिक मैनेजमेंट कर लोगे। बोले बताओ, है ना, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे महाभारत में अर्जुन और रामायण, अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो बातचीत हो रही थी ना, गीता, उस तरह का काम है। पहला पॉइंट प्रिंसिपल, है ना, ये क्वेश्चन बन जाएगा इस तरह से, साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या होते हैं, तो आपको ये 4 पॉइंट हैं वो लिखने हैं। ठीक है, 4 पॉइंट है। ओके, 4 नंबर में पूछ सकता है, इतना डिटेल में नहीं लिखना है, कम कम लिखना है। ठीक, डिटेल में समझना है। पहली चीज, साइंस क्या होता है, पहले तो हम इसको समझें, है ना। साइंस का पहला एक रूल है, कभी भी अपने आप को परफेक्ट मत समझो, कभी भी किसी चीज को परफेक्ट मत समझो, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ सुधार के मौके होते हैं। बात समझो, है ना। मोबाइल आज जो हम चला रहे हैं, क्या मोबाइल ऐसा ही शुरू से बना था? नहीं। सबसे पहले क्या हुआ, टेलीफोन था, है ना। उसमें भी पहले एसटीडी कॉल नहीं लगते थे, बीच में एक ट्रंक कॉलर होता था, वो कॉल को कनेक्ट करता था, है ना। सुधार होता गया, हमारी आवश्यकताएं बढ़ती गई, हमको लगा कि ये और बेहतर होना है। साइंटिस्ट क्या करता है, साइंटिस्ट हमेशा बेहतर के लिए चलता है, तभी उसको हम क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट, साइंस पे काम करने वाला। और साइंस क्या बोलता है, हमेशा बेहतर करते जाओ। 2G मोबाइल आया, उसमें सिर्फ आप क्या कर सकते थे, कॉल कर सकते थे और एक लिमिटेड वर्ड में मैसेज को सेंड कर सकते थे और रीड कर सकते थे, लिमिटेड। अभी तो टाइप करते जाते हैं बच्चे, दन 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 दन, है ना। 2G मोबाइल आया था, राइट। उसी 2G में सबसे पहले, उसके बाद में किसी को लगा नहीं यार ये मोबाइल में और चीजें हो सकती है, तो उसमें कैमरा दे दिया, है ना। नोकिया 6600 आया था, 6600। अरे बाबा क्या तहलका मचाया था, जिसके पास वो मोबाइल तो बोलते रहो, अरे ओका मोबाइल में फोटो आई है, हाँ मतलब गजब, है ना। वो इतना भारी, उसको और अपग्रेड करा, है ना। उसके बाद में और अपग्रेड हुआ। हर बार वैज्ञानिक संतुष्ट नहीं हो रहा था, वो बनाता जरूर था, पर बनाने के बाद में वो क्या सोचता था, नहीं इसमें और अच्छा हो सकता है। वो करते करते हम 3G 4G और अब 5G के लिए बात कर रहे हैं। पहले 2 मेगापिक्सल कैमरा, अरे खुद मैंने 2000 शायद 10 की नहीं 7 की 6 या 7 या 8 की बात है, मैंने नोकिया का कौन सा मोबाइल लिया था जिसमें सबसे पहले उसने 2 मेगापिक्सल कैमरा दिया था। क्या दिया था? 2 मेगापिक्सल कैमरा, 11,000 का उस समय।
मैं खरीदूंगा, खरीदा, है ना। झांकी, क्या पिक्चर क्वालिटी यार, मजा आ गया था, पर वैज्ञानिक संतुष्ट नहीं हुए थे। 2G से कहां तक आ गए, 64 में 48 आया, 48 के बाद में 64 आया, और अभी मैंने कल 8 देखा 108। ये बढ़ता चला जाएगा। क्यों? साइंस है, हाँ, कभी कभी भी साइंस ये नहीं बोलता कि बस ये परफेक्ट है। साइंस हमेशा सुधार करता ही रहेगा, उसी को साइंस बोलते हैं। पहली बात तो समझ में ही, साइंस किसको बोलेंगे? कोई चीज परफेक्ट नहीं होती, उसमें सुधार की गुंजाइश है, उसको और बेहतर बनाओ। अरे रोज तो नया ऐड आता है, अब पहले से बेहतर नया रिन सुप्रीम, हमेशा हर 3 महीने में न, पहले से बेहतर नया टाइड। अरे यार अब इसमें क्या कर लिया, अपन सोचते ना यार ये पाउडर में और क्या करेंगे, ये अब ये चिकने दागों को भी और बेहतर तरीके से निकाले। यही ये जो हो रहा है ना, वो जो एड बना रहे हैं ना, और वो बार बार अपने प्रोडक्ट को सुधार रहे हैं ना, वो एक्चुअल में साइंटिफिक मैनेजमेंट के ही अंतर्गत कर रहे हैं वो। समझ में आ रही बात? पहले से बेहतर साइंस। ठीक, तो पहला प्रिंसिपल यही है, साइंस नॉट थंब रूल। थंब रूल का मतलब होता है कि बस एक बात को पकड़ के बैठ जाना कि भैया काम तो ऐसे ही होता है, हमारे बाप दादा ने सिखाया था, आज भी हम ऐसे ही करेंगे। बात समझ में आ रही? नहीं, बदलो। नहीं नहीं, हमारे बाप दादा बहुत होशियार थे, उन्होंने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ये काम करने की तरीका बताया है, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है ठीक करने की। नहीं, गुंजाइश है। बात समझ में आ रही है? थंब रूल का मतलब होता है रटा रटाया, कि बस अब पकड़ ली बात को, अब इसको बदलना नहीं है ना। थंब रूल का मतलब ही होता है। पर सेंटेंस क्या है कि आपको साइंस को फॉलो करना है, थंब रूल को फॉलो नहीं करना है। ठीक, ये मैंने यहाँ पर ज्यादा टाइम इसलिए लिया क्योंकि आगे के पॉइंट में मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, है ना। समझा दिया, ये बात क्लियर हो गई। देखो इसको पढ़ के देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट डिस्कार्ड द ओल्ड अप्रोच ऑफ थंब रूल। पुरानी जो सोच है ना, उसको क्या करता है, खत्म करता है। हिंदी में उसको रूढ़िवादिता बोलते हैं। अकॉर्डिंग according to Taylor, each job should be performed in an organization as per the scientific approach। कोई भी काम करो ऐसे करो, साइंटिफिक अप्रोच से करो। और साइंटिफिक अप्रोच का मतलब क्या है? बेस्ट 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 बेस्ट। क्लियर? as there is always one method to maximize efficiency। हमेशा कुछ सबसे बेहतर करने का आपके पास में होगा। ठीक, दिस मेथड कैन बी डेवलप थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस। और ये कैसे होगा? आप बार बार उसकी स्टडी करोगे, उस काम के प्रोसेस को बार बार चेक करोगे, तो आपको कहीं ना कहीं उसमें कमी मालूम पड़ जाएगी। एक छोटा सा और एग्जांपल, क्योंकि मेरे को आपको समझाना है कि एक्चुअल में साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है ना। 3 मिनट और लेंगे। 2007 में मैं जब इंदौर में मैंने ICICI बैंक में गया, तो मैंने कुछ नया पाया। नॉर्मली अपन जब पैसे डिपॉजिट करने जाते हैं बैंक में, तो हम लाइन में खड़े होते हैं, है ना, और डिपॉजिट वाला काउंटर रहता है नंबर 3 खड़े, है ना, बेवकूफों जैसे नहीं, बेवकूफों जैसे नहीं, मजबूरी है, खड़े, ठीक है ना। पर ICICI बैंक के मैनेजमेंट ने समझा कि नहीं यार ये गलत है, क्यों आदमी खड़ा रहे यहाँ पर, है कि नहीं बेटा, खड़ा रहेगा, है ना, नींद आ रही है। सुनो, तो जब मैं वहां गया डिपॉजिट करने, तो मैं सीधे डिपॉजिट काउंटर देखा, अरे खाली है, मैं दौड़ा, खाली था, दौड़ा मैं, तो बोले काउंटर, मैंने क्या काउंटर? काउंटर नंबर 3, और क्या? बोले नहीं नहीं, आपके पास में काउंटर नहीं है, क्या होता है? बोले आपको पैसे डिपॉजिट करना है। हाँ, वहां वो मशीन लगी है, पहले उससे काउंटर निकालो। नहीं यार ये क्या नहीं बनाया, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई। क्यों? क्योंकि अभी तक कभी ऐसा करा नहीं। वो मशीन कैसी थी? ऐसी अपने ATM जैसी, है ना। अब वहां पर लिखा था कि पैसे जमा करना है, हाउ दबाया, पहले तो समझ नहीं पड़ रहा था, बटन दबाऊं स्क्रीन दबाऊं क्या करूं, स्क्रीन तक उस समय स्क्रीन दबाने का कुछ था ही नहीं, उसके पास में बटन होती थी वो दबाते थे, है ना। फिर वो पर्ची आती थी, हाँ, फिर बोले वो वहां का गार्ड समझाता, देखो भैया वो सामने स्क्रीन चल रही ना, उस पर तुम्हारा नंबर आए और वो बताएगा कौन से आपको काउंटर पे जाना है। मैं तब तक क्या करूंगा? बोले चेयर लगी, बैठो इस पे बैठो। बात समझ में आ रही ना? सुधार किया गया।
भाई लोग तो काम कर ही रहे थे ना लाइन में लग के, पर मैनेजमेंट ने क्या सोचा, नहीं यार कुछ और बेहतर हो सकता है ना। फिर उसके बाद में गया तो मैंने देखा कि बोले आपको वो काउंटर पे वेट करने की जरूरत नहीं है, आप तो एक इन्वेलप लो, वो जो वहीं से मिलेगा उनका छपा हुआ है ना, अपना इन्वेलप नहीं, उनका छपा हुआ इन्वेलप लो, उसमें उसके ऊपर डिटेल लिख दो कि क्या क्या है, पैसे रखो, स्लिप लगाओ, दे के भग जाओ, सब हो जाएगा, टेंशन मत लो। बोले सब रिकॉर्डिंग हो रही है, आपने कितने पैसे डाले हमको सब मालूम है। समझ में आ रही बात। फिर उसके बाद में ज्यादा जोर दिया गया एटीएम यूज करो। आज अपन बैंक में जाते हैं, क्या जोड़ देते हैं वो, अरे अरे 10,000 निकालने, एटीएम से निकालो यार, यहाँ कहाँ आ गए, डिपॉजिट करना है, अरे वहां निकालो, वहां जमा करो, उससे एटीएम से जमा करो। हर काम वो अभी क्या बोल रहे हैं, जाओ एटीएम पे जाओ, एटीएम पे जाओ। क्यों? क्योंकि वो बेहतर कर रहे हैं, आपका ही समय बचा रहे हैं, ठीक है। फिर एटीएम जब फॉलो होने लग गया या अभी भी हो रहा है, अब किस पे ध्यान आ रहा है मालूम है, अभी भी मेरे को एक फोन आता है, नहीं मोबाइल एप्लीकेशन चला लो सर, उसको हैंडल करो सर, कहाँ एटीएम पे जा रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है। यदि एटीएम को ही अपन महत्वपूर्ण मान लेते, जरा सोचो हमारे जमाने में जब एटीएम आया था, और यार कितना शानदार है, पैसे कभी भी निकालो, जितने लगे उतने खुश, बहुत खुश थे। आपके पेरेंट्स से पूछना कि सैलरी जैसे मान लो 20,000 आई, तो आपके पेरेंट को मजबूरी होती थी कि 10,000 रखना घर में, क्यों, बैंक बार बार नहीं जा सकते। अभी बैंक में सैलरी आती है और 500 रुपए निकालने जाते हैं, टिडिंग 500 रुपए, इतनी जरूरत इतनी रखो, खुश है। समझ में आ रही ना। पर फिर भी उसके बाद में क्या आ गया, डिजिटल पेमेंट आ गया, निकालने की नहीं जरूरत है, 50 रुपए का पेमेंट गूगल पे है क्या। समझ में आ रही है ना। बेहतर, इसी को बोलते हैं साइंस। क्लियर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको करने के लिए आपको उसको एनालिसिस करना पड़ेगा, उस प्रोसेस को एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस करने के बाद में आपको क्लियर होगा कि कहाँ कमी है, और फिर उस कमी को आपको सुधारना है। फिर सुधार लोगे, फिर से उसका एनालिसिस करो, क्यों, क्योंकि अभी और बेहतर हो सकता है, फिर सुधार लिया, फिर एनालिसिस करो, बस ये करते रहो, ठीक है। ये करने के कारण ही तो वो 2G से अपन आज एंड्रॉइड चला रहे हैं, है ना। 108 मेगापिक्सल की बात कर रहे हैं, और सोच के देखो, एक कैमरा, फिर 2 आए, तो मैंने बोला हैं 2, फिर 3 आए, मैं क्या बात कर रहा, 3 कैमरे, करेगा क्या इसका। अब 4, अब किसी दिन पता चले मोबाइल के पीछे पूरे कैमरे ही कैमरे लगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये जरा ये पूरा पैराग्राफ पढ़ो, है ना। क्या है भाई, ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा ट्रेडिशनल मेथड को, जो चली आ रही है मेथड, मतलब आप जो पहले कर चुके हो, भले से आपने अपग्रेड करी है, अब आपके लिए वो क्या हो गया, ट्रेडिशनल मेथड हो गई, है ना, है ना। इन्वेस्टिगेशन करो भाई, पहले जो मेथड चली आ रही है उसको पहले अच्छे से समझो, तभी तो उसमें कमी ढूंढ पाओगे, राइट। सेकेंड, आइडेंटिफाई द बेस्ट प्रैक्टिस, और क्या करो, उसमें से अच्छे चीजों को समझ लो कि ये अच्छे तरीके से हो रहा है, या इसको और कौन से बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं, उस सबसे बेस्ट तरीके की क्या करो, पहचान करो। फिर क्या करो, डेवलपिंग अ स्टैंडर्ड मेथड, फिर एक मेथड को डेवलप करो जो स्टैंडर्ड हो। स्टैंडर्ड का मतलब क्वालिटी से मतलब नहीं है, स्टैंडर्ड का वर्ड मतलब मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप साइंटिफिक मैनेजमेंट के फर्स्ट स्टेप को फॉलो करोगे, जो कि है साइंस नॉट अ थंब रूल, ठीक। सेकेंड, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब होता है एकता, एक होना, और डिस्कॉर्ड का मतलब हो जाएगा भेदभाव करना, है ना, विरोध करना, भेदभाव नहीं, विरोध करना, अगेंस्ट में, हर बात पे अगेंस्ट में खड़े हो जाना। अपने यहाँ जो राजनीतिक पार्टी करती है, सरकार ने अच्छा भी करा है तब भी बोले गलत। समझ में आ रही बात। तो ये किन लोगों के लिए बात हो रही है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये हो रही है एम्प्लॉय और वहां पर उसका मैनेजर। बात समझ में आई। मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में क्या होना चाहिए, एकता होनी चाहिए। ये एक सीधी सी बात बोलता है कि आप ना तो एम्प्लॉय ये समझे कि हमारे मतलब मजदूर, है ना, लेबर,
लेबर ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे कारण ही तुम जिंदा हो, मतलब हम नहीं काम करेंगे तो तुम्हारी कंपनी कैसे चलेगी, है ना। और मैनेजमेंट ये ना सोचे कि हम यदि काम नहीं देंगे तुमको तो तुम्हारा घर कैसे चलेगा। बात समझ में आई? ये बात नहीं सोचना है, आप एक दूसरे के लिए हो, बात समझो। वो क्या बोल रहा है ना, एक दूसरे को आप कंप्लीट कर रहे हो। तुम काम करोगे तो कंपनी चलेगी, कंपनी चलेगी तो तुम्हारा घर चलेगा। समझ में आई बात? वो ये बात बोलना चाह रहे हैं, ठीक। इसको उन्होंने क्या कहा, मेंटल रेवोल्यूशन कहा। क्या कहा? मेंटल रेवोल्यूशन। भाई दिमागी क्रांति है ये, कि एक हो दिमाग से। यदि आप एक दूसरे का विरोधी करते रहोगे तो काम कब करोगे, है ना। और अक्सर राजनीति में यही होता है, एक सरकार जब चुन ली जाती है तो विपक्ष में जो बैठता है ना अपोजिट, वो उसको काम नहीं करने देना चाहता। क्यों? क्योंकि उसने काम कर लिया तो अगली बार भी जनता उसी को सिलेक्ट करेगी, इसलिए वो हमेशा उसके काम का विरोध करती है, जो कि एक गंदी राजनीति में आती है। तो वही बात हो रही है कि यहाँ राजनीति मत करो तुम। कौन? टेलर साहब बोल रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, मैनेजर को अपने लेबर को एप्रिशिएट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए उसको कमाई में से कुछ और एक्स्ट्रा देना चाहिए। हमने लिज्जत पापड़ में देखा था बोनस, वो बोनस ही ये है। किस चीज के लिए? इस पॉइंट के लिए, हार्मनी नॉट डिस्कर्ड। उसको ये बताने के लिए कि भाई देख तेरे कारण, हाँ हमको तेरे कारण फायदा हुआ ना, तो हम उसमें से तेरे को भी हिस्सा देंगे। तभी तो वो आपके लिए काम करेगा, आपके साथ में एक मन से काम करेगा। क्लियर? देखो अकॉर्डिंग टू, यार ये पढ़ लेना यार, रीड कर लोगे क्या? चलिए तो आपने ये रीड कर लिया, ये फर्स्ट हार्मनी, राइट। क्या प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम है क्या? इसमें एक एग्जांपल भी दिया जापान का, है ना। अपने यहाँ क्या होता है भाई, जापान के वर्कर क्या करते हैं, काली पट्टी बांध लेते हैं हाथ में और विरोध करते हैं, अपने यहाँ स्ट्राइक पे चले जाते हैं। बेटा रियल में बोल रहा हूं, इंदौर की ही कई बड़ी कंपनियां ये याला रूल फॉलो, ये प्रिंसिपल फॉलो ना होने के कारण बंद हो गई, है ना। आप पता करोगे तो बड़ी से बड़ी कंपनी सूत मिल थी वहां पर, 7 सूत मिलें थी इंदौर में, हुकुमचंद, है ना। हाँ नहीं मजाक नहीं कर रहा हूं। क्या हुआ, वर्करों और मैनेजमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो गया, लड़ाई हो गई, विरोध हो गया। ऐसा कहा जाता है, मुझे कंफर्म नहीं है जो मैं बोल रहा हूं, ऐसा कि भाई लेबर ने शायद ज्यादा मांग कर ली या मैनेजमेंट कम दे रहा था, जो भी है ना। उन्होंने स्ट्राइक कर दी, 40 साल हो गए, स्ट्राइक खत्म नहीं हुई है। एक्चुअल में कंपनी बंद हो गई। उस कंपनी वाले ने, ऐसा सुनने में आया है कि वो सिंगापुर में उसने कंपनी डाल ली, उसने सिंगापुर में उसने कंपनी डाल ली। अब यहाँ पर ये वर्कर स्ट्राइक करते रह गए। एक व्यक्ति जो 30 साल की उम्र में उस कंपनी में लगा था, 60 साल का हो गया, मर भी गया, पर उसको जॉब भी अब है तो कंपनी में, पर सैलरी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि तुम स्ट्राइक कर रहे थे। तो इतने बड़ा नुकसान हो सकता है, मतलब इस छोटे सी चीज के कारण है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां खत्म हो चुकी है, बंद हो गई। इसलिए इसको आपको ध्यान रखना होगा। एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में एक मत होना चाहिए। एम्प्लॉयज को समझना चाहिए कि यार ऐसा नहीं है कि हमारे से ही बिजनेस चल रहा है ना। और मैनेजमेंट को ये समझना चाहिए कि नहीं नहीं, इनसे भी हमारा बिजनेस चल रहा है। मतलब दोनों एक दूसरों को अपना महत्व देंगे तब जाके ही काम होगा। क्लियर? तो आगे देखते हैं, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल। मतलब इसका ये है कि ये जो अपन ने अभी पॉइंट पढ़ा ना हार्मनी, इसी पॉइंट को आगे बढ़ाया गया है। देखो उसमें लिखा हुआ है, दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी, राइट। उसी को बढ़ाया गया है और इसमें बेहतर करने के लिए कहा है। मतलब इसी बात को और बेहतर तरीके से एक दूसरे को क्या करना है, हमको कोऑर्डिनेशन करना है, कॉपरेशन करना है, सहयोग करना है। अकेले के बारे में नहीं सोचना है। मतलब कि मैनेजमेंट सिर्फ अपने बारे में सोचे, ऐसा गलत है। उसको एम्प्लॉय के लिए सोचना पड़ेगा। एम्प्लॉय सिर्फ अपने फायदे की सोचे, मैनेजमेंट या कंपनी की ना सोचे, ये भी गलत है। उसी पॉइंट को आगे बढ़ाया है और ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, इसको रीड करके देख लेना, बहुत है।
फोर्थ पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट इफिशियंसी। लिज्जत पापड़ वाले वीडियो में क्या आपने ऐसा देखा था कि वहां पर एम्प्लॉयज को डेवलप किया जा रहा है? करा था, देखा था क्या? पढ़ा रहे थे, है ना। एक लेडीज जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है वो भी काम कर रही है, तो उन्होंने उनको क्या करा, उनको वहां पर एजुकेशन देने का, प्राइमरी एजुकेशन देने का डिसीजन लिया कि भाई उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वो लेडीज बोलती ना कि पहले तो मैं साइन भी नहीं करना जानती थी, पर अब यहाँ पर रहते रहते मुझे पढ़ाया गया, मेरे को साइन करना आ गई है। डेवलप कर रहे हैं, ट्रेनिंग देना। बात समझ में आ रही है? आप काम, आप सिर्फ ये मत करो। देखो यार, साइंस क्या बोलता है, बेहतर करते जाओ। तो बेहतर करने के लिए आपको अपने बंदों को भी ट्रेन करते रहना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग दो। आप देखोगे बड़ी कंपनी में हर दूसरे तीसरे महीने ट्रेनिंग होती है, हर दूसरे तीसरे महीने ट्रेनिंग मीटिंग ट्रेनिंग होती है। आपके कोई कांटेक्ट में हो ना मार्केटिंग वाले, जरा पता करना, हर तीसरे महीने ना हर दूसरे महीने मीटिंग ट्रेनिंग, 2 दिन का सेमिनार, 2 दिन का ये अटेंड करो, ट्रेन करो। क्यों? इससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। और एफिशिएंसी आप लोग जानते हो क्या मतलब है उसका, है ना। चलिए ये भी हो गया, ठीक। नेक्स्ट, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सर ये क्या है, ये प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्या अंतर है इनमें? देखो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले बच्चे को बताया गया क्या, एक डेफिनेशन कि भैया साइंटिफिक मैनेजमेंट ऐसा होता है, उसको समझ में नहीं आया तो उसको 4 प्रिंसिपल बताए कि बेटा ऐसा ऐसा करेगा तो तू प्रिंसिपल को क्या साइंटिफिक मैनेजमेंट कर लेगा। अब बोलता है सर अभी भी नहीं समझ में आया। समझ में आ रही बात? मतलब उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं ऐसा कैसे करूं कि मैं साइंस को फॉलो कर लूं और थंब रूल को मैं ना करूं, ऐसा मैं कैसे कर लूं। तो उसने बोला भाई अब एक काम कर, ये जो टेक्निक है ना, इन टेक्निक को फॉलो करेगा तो तेरा ऑटोमेटिक क्या फॉलो हो जाएगा, प्रिंसिपल फॉलो हो जाएंगे। बात समझ में आ रही? मतलब उसको सीधा समझाया जा रहा है, वहां से वो उठा और इधर रख ज्यादा दिमाग मत लगा, यदि तू ऐसा करेगा बेटा तो ये तेरा काम ऐसे हो जाएगा। टेक्निक समझ में आई, है ना। देखो प्रिंसिपल में किसी काम को करने की प्रोसेस समझाई जा रही है और टेक्निक में उस प्रोसेस को करने का तरीका बताया जा रहा है। क्लियर? आगे डिफरेंस आएगा कि प्रिंसिपल और टेक्निक में डिफरेंस क्या है। तो हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक प्रोसीजर है, राइट, और उस प्रोसीजर को कैसे करना है वो क्या बताता है, टेक्निक बताती है। क्लियर? सबसे पहला पॉइंट टेक्निक्स में फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप इन्होंने कहा 4 प्रकार के। एक चीज ध्यान रखना, टेलर ने जो ये प्रिंसिपल दिए थे, है ना, या टेक्निक दी थी, ये एक फैक्ट्री लेवल पे थे। फैक्ट्री लेवल मतलब जहां पर काम हो रहा है ना। टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो लोअर लेवल को हम क्या बोलेंगे, फैक्ट्री लेवल। तो ये ज्यादातर किस पे ध्यान देता है, लोअर लेवल पर ध्यान देता है। तो फोरमैनशिप क्या होता है? फोरमैनशिप का मतलब होता है 4 वर्करों का बीच में एक उनका लीडर, फोरमैनशिप। अब फोरमैनशिप का मतलब 4 नहीं है, यहाँ पर 10 लेबर भी हो सकते हैं और 10 लेबर के बीच में एक उनका लीडर। ये लीडर वही वर्कर ही होता है, ये कोई नया बंदा नहीं होता है बेटा, है ना। जैसे मान लो अपन अभी सड़क बन रही है देख रहे हैं, तो 10 लेबर है, उस 10 जितने लेबर है उसमें से एक बंदे को हम बोल देंगे तू इनका लीडर। समझ में आई बात? उसको हम क्या बोलेंगे, फोरमैन। ठीक। तो फंक्शनल फोरमैन का मतलब हुआ कि जहां पर काम होंगे उनके फोरमैन आपको डिसाइड करने हैं। अब वो कौन कौन से हैं? पहला रूट चेक, दूसरा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, तीसरा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनरी मतलब डिसिप्लिन चेक करने वाला। देखते हैं रूट क्लर्क को, देखो ही इज रिस्पॉन्सिबल टू स्पेसिफाई द रूट्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ये रिस्पॉन्सिबल है किस चीज का, जहां पर काम हो रहा है वो कपड़ा कहां से आया, गोडाउन से आया, कटिंग हुई, कटिंग होने के बाद में सिलाई के लिए आया, सिलाई के लिए फिर आगे पैक होके गया।
तो ये क्या है, एक रूट है, ठीक। तो उस रूट पर कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, उसका ध्यान रखना है। अब रूट का मतलब पूरा पूरा रास्ते से मतलब नहीं कि कचरा साफ कर देगा वो, उसका मकसद है कि यदि गोडाउन से रॉ मटेरियल निकालने वाला कैसे निकालेगा उसको समझाना, उस पे ध्यान रखना कि वो टाइम पर क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है? उस पूरे रूट को मैनेज करने का काम उसका होता है, ठीक। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। आप यदि देखोगे जहां रोज नए काम होते हैं, जैसे मैं जिस कंपनी में था वहां पर रोज है ना, हाँ मैं जब दुबई में था वहां पर जिस कंपनी में था वहां पर उनका काम था किचन के जो मार्बल लगता है ना किचन में, उसकी कटिंग करना। तो क्या हर जगह एक जैसा मार्बल लगेगा, एक ही जैसी डिजाइन होगी क्या? रोज नई डिजाइन, और दिन में 10 नए तरीके के डिजाइन के पत्थर काटने होंगे उनको, है ना। तो उनको कैसे बताएं कि आज कौन सा डिजाइन काटना है? तो जो लेबर होता था ना, जो मशीन पे काम करता था, उसके पास में एक कागज चिपका होता था और उस कागज पे सारी चीज चिपका देते थे कि आज ये डिजाइन तुमको काटना है। बात समझ में आ रही है? उसको क्या देते थे? इंस्ट्रक्शन देते थे। इंस्ट्रक्शन समझते हो ना, निर्देश, निर्देश उस पे लिखे रहते हैं। तो एक कौन होगा, निर्देश देने वाला एक व्यक्ति होगा जो उन सारे कार्ड को जाके आज के दिन का डिजाइन चिपकाएगा कि भाई आज ये काटनी है, इतने बजे तक काटनी है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, वो सारा उसको डिसाइड करके वो वहां पर चिपका देगा। बात समझ में आई? देखो, ही इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द वर्कर, ठीक। फिर आएगा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। इसका मकसद होता है टाइम बचाना और कॉस्ट बचाना। इसका मकसद क्या होता है कि टाइम और कॉस्ट बचाना, ठीक है ना। टाइम शीट, ये क्या तैयार करता है? टाइम शीट। कौन काम कितनी देर में कंप्लीट होगा ये बताएगा। भाई सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक आपको किचन का प्लेटफॉर्म आज काटना है, तो उसका टाइम भी बताना पड़ेगा ना कि कितनी देर में काटना है, कितना मार्बल यूज करना है। भाई ये 2 मार्बल की ये जो क्या है उसको बोलते थे स्लेब, जो लंबी लंबी पट्टियां होती है ना, बड़ी बड़ी टाइल्स जिसको बोल सकते हैं, उसको स्लेब बोलते हैं। तो उसको दे देंगे कि भाई ये 2 स्लेब है, 2 स्लेब में ही तेरे को क्या करना है, वो पूरा कटिंग करना है और 2 घंटे का टाइम है। ये कौन बताएगा? ये टाइम और कॉस्ट क्लर्क। समझ में आ रही बात है ना? इंस्ट्रक्शन कौन देगा? इंस्ट्रक्शन वाला। रूट कौन चेक करेगा कि मार्बल कहां से कहां आया, कैसे आया, ये कौन काम करेगा? रूट वाला। क्लियर? फिर आएगा डिसिप्लिन बनाने वाला। समझ में आ रही बात? इसका काम क्या होगा? वहां पर डिसिप्लिन मेंटेन करने का। टाइम के दौरान वर्कर बैठ गया, बातें कर रहे हैं, और तूने वो पिक्चर देखी क्या? वो बोलेगा ओ काम कर ले। समझ में आ रही ना? क्यों? क्योंकि काम करते वक्त तो तुम मिथुन की पिक्चरों की बात करोगे तो तुम्हारा ध्यान भटक जाएगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, हाँ या ना। डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम है इसका, ठीक। तो इस तरीके से आप टोटल 8, ये तो 4 पढ़े हमने, ठीक है। ये कहां होते हैं? ये देखो रूट क्लर्क के ऊपर देखो, अंडर द प्लानिंग इंचार्ज। ये 4 लोग किसके अंदर होते हैं? एक प्लानिंग इंचार्ज होता है, उसके अंदर होते हैं। ये अभी प्लान ही कर रहे हैं, ये सिर्फ प्लान कर रहे हैं, रूट क्या होगा, इंस्ट्रक्शन क्या होंगे, टाइम कॉस्ट क्या होगी, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना, ये क्या हो रहे हैं? अभी प्लान कर रहे हैं। अब आ रहा है अंडर द प्रोडक्शन इंचार्ज। अब जब एक्चुअल में काम होगा तब इसको मेंटेन करने का काम इन 4 लोगों का होगा। स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का मतलब क्या है? ये कोई काम को टाइम पर कंप्लीट करवाएगा। स्पीड बॉस आके चेक करता रहेगा, देखो 2 घंटे का टाइम दिया था, कह रहे तूने अभी तक ही करा। समझ में आ रही ना? कब करेगा भाई, जल्दी कर। समझ में आई बात? स्पीड बॉस। खासकर कॉल सेंटर में आप देखोगे, कोई आपका सीनियर पर्सन हो जो कॉल सेंटर में काम कर चुका है, उससे पूछना, कॉल सेंटर में जब आप कॉल करते हैं तो वेटिंग पे आता है, आपका फोन हमारे लिए अमूल्य है, आप प्रतीक्षा में रहें, बोलता है ना वो। मालूम है उनकी बड़ी बड़ी स्क्रीन पे शो होता रहता है कि कितने कॉल वेटिंग पे चल रहे हैं, ठीक। और उनका एक स्टैंडर्ड है
कि आपको 60 सेकेंड के अंदर कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसको संतुष्ट करके उसी को मोबाइल डिस्कनेक्ट करने देना है। तुमने डिस्कनेक्ट कर दिया ना, तुम्हारी सैलरी काट देंगे वो, इसलिए वो बोलते हैं सर प्लीज डिस्कनेक्ट। यदि आप सेटिस्फाई हैं तो आप अपना कॉल डिस्कनेक्ट करें। वो नहीं कर सकते, तुम बोल के देखना, बोले मेरे को नहीं करना वो बोलेंगे सर प्लीज, वो नहीं कर सकते डिस्कनेक्ट, मालूम है तुमको। और वो वेटिंग पे चलता रहता, तो उनका टीम लीडर जोर जोर से पीछे से चिल्लाता रहता है, गाइस फास्ट, 300 वेटिंग कॉल, गाइस फास्ट, जल्दी खत्म कर। ये वो है स्पीड बॉस, क्या है ना। उनका एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि आपको दिन में 200 कॉल अटेंड करने हैं। 8 घंटे में कितने 200 कॉल अटेंड करने हैं और उनको सॉल्व करना है। और फिर उनका काम भी चेक होता है, उनकी रिकॉर्डिंग होती है पूरी। उनका जो सीनियर है ना, वो उनकी रिकॉर्डिंग रेंडमली उठा के चेक करता है, और यदि उसमें बदतमीजी पाई गई तो उसको बदतमीज को आदमी को निकाल देंगे वो। मतलब आपको ये फंक्शनल फॉर्मेनशिप देखना हो ना, क्या ये फंक्शनल फॉर्मेनशिप देखना हो तो आप वहां देखो, बहुत ही बेस्ट तरीके से वहां पर फॉलो होता है। ये कॉल सेंटर्स मैक्सिमम बी करने वालों से पूछ लेना, उनको एक्सपीरियंस है ना। बी करने के बाद में कॉल सेंटर पे ज्यादा लोग काम करते हैं मैक्सिमम। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बी करने के बाद में सबके सब कॉल सेंटर पे, तो वो आके बताते थे अरे आज तो ऐसा हुआ यार भाई, कि 12 घंटे हो गए आया क्यों नहीं, और यार कॉल ही नहीं पूरे हुए थे 200 कॉल। तो मैंने फिर 4 घंटे का एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा, नहीं और कट जाएगा, टाइम पे काम नहीं हुआ हाँ, कुछ तो भी बात करते हैं ना, अपन ने ऐसे नहीं करना। चलो, गैंग बॉस सेकेंड गैंग बॉस, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग मशीन एंड टूल्स रेडी फॉर वर्क। इसका काम क्या रहेगा, वो टायर फिक्स करने वाला एग्जांपल दिया था, तो वो टायर फिक्स करने वाले के पास में वो टायर अवेलेबल होना चाहिए, उसके टूल्स हमेशा रेडी होना चाहिए। ये काम इस गैंग बॉस का है। मान लो मैं हूँ टायर फिक्स करने वाला, तो मैं ढूंढूंगा नहीं कि टायर कहाँ है, बात समझ में आ रही है ना। मैं ढूंढूंगा नहीं बोल्ट कहाँ है, मेरे को ये सारी चीजें भाई ये गैंग बॉस अवेलेबल करवाएगा, ठीक है। रिपेयर बॉस, इसका काम है कि मशीन नहीं खराब होने देना। इसका काम क्या है, मशीन को खराब नहीं होने देना, उसका मेंटेनेंस करते रहना। क्योंकि याद रखना, एक बार यदि कोई मशीन ब्रेक डाउन होती है ना, मतलब चलते हुए रुक जाती है ना, कंपनी को सेकंड में नुकसान होता है, सेकंड में नुकसान होता है कंपनी को। तो सबसे बड़ी जवाबदारी इसकी होती है कि क्यों, क्योंकि एक वर्कर डाउन हुआ, वर्कर बोल रहा हूं, तो सिर्फ उससे होने वाला काम प्रभावित होगा। पर मशीन डाउन हो गई, 500 लोग उस मशीन पे काम कर रहे थे, 500 लोगों को आज फ्री में तुमको पैसा देना पड़ेगा बिना काम के, कितना बड़ा घाटा, सोच के देखो, है ना। मशीन को डाउन नहीं होने देना, क्लियर। रिपेयर बॉस। और तू तीसरा क्या होगा, इंस्पेक्टर साहब। ये क्या करेंगे, ये सब काम चेक करते रहेंगे, क्वालिटी का काम इनका रहेगा, क्वालिटी चेक करने का। तो कहने का मतलब वो ये बोल रहे हैं, इतने तरह के आप क्या कर लो, फोरमैन रखो, ताकि एक व्यक्ति पर लोड ना हो, है ना। हर व्यक्ति अलग अलग काम को चेक करेगा, इतने तरीके से तुम निगरानी रखोगे तो भैया ऑटोमेटिकली क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी यार, काम टाइम पर होगा, ठीक। तो यहां पर हमने एक टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में हमने एक कंप्लीट कर लिया है, ठीक। इसके बाद में हम देखेंगे दूसरा, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। बस ये हो गया, 2 मिनट पे डाल, अभी इंजेक्शन लग जाएगा, देख डॉक्टर ऐसे बोलता ना, हो गया, अपन भी अभी देखो हो गया। स्टैंडर्डाइजेशन, बेटा स्टैंडर्डाइजेशन में एक्सप्लेन कर चुका हूं तुमको। प्रोसेस में हर चीज को स्टैंडर्डाइज करो, हर चीज को तय कर लो। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या हुआ, हर चीज को तय कर लो। आज दिन भर में एक वर्कर कितना काम करेगा, राइट, है ना। सारी चीज, कितने वर्कर होंगे, सारी चीज को तय कर लो, क्या होता है स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है उसको इजी करते जाना, है ना।
फालतू की जो वेस्टेज प्रोसेस है, यदि कोई कंप्लीट प्रोसेस है उसमें कोई स्टेप ऐसी जो वेस्टेज है उसको कट करो, उसको हटाओ और उस प्रोसेस को क्या करो, सिंपल करो, बस इतना ही है ना। ठीक, इसको आप रीड करके देख लेना। इसके बाद में आता है वर्क स्टडी टेक्निक। तो भैया आपको अपने वर्करों को उनके काम करने के तरीके को क्या करना होगी, स्टडी करनी होगी, जिसमें आप 4 काम करेंगे और ये 4 काम अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।